बहुत दूर एक हरे भरे जंगल में एक नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। घोंसला तो पेड़ की ऊंची डाल पर, लेकिन टुनटुनी चिड़िया का जीवन बहुत साधारण था। खाना कम, मुश्किलें ज्यादा। उसका सपना था कुछ ऐसा करना जिससे उसके बच्चों का पेट भी भरे और उन्हें कभी किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को जगाती है। उठो मेरे प्यारे बच्चों, उठ जाओ मेरी जान, आज कुछ खास करना है। मम्मा, आज खाने को क्या मिलेगा? आज कुछ नहीं है बेटा, लेकिन मैं वादा करती हूँ आज मम्मा कुछ ऐसा बनाएंगी कि कल कभी भूखे नहीं रहोगे। मम्मा, आप तो बहुत छोटी हो, आप क्या कर सकोगी? टुनटुनी चिड़िया मुस्कुराती है, लेकिन आंखों में आंसू छलकते हैं। वो बोलती है, छोटी हूँ बेटा, मगर दिल बड़ा है। मेहनत में ही मेरा हौसला है। भगवान ने पंख दिए हैं तो उड़ान भी मैं ही तय करूँगी। उस दिन टुनटुनी पेड़ों की सबसे मुलायम हरी घास और जंगल में खिले रंग बिरंगे फूल इकट्ठा करने लगी। वो चिड़िया थी, लेकिन दिल में फैशन डिजाइनर की रूह थी। टुनटुनी घास के तिनकों और रंग बिरंगे फूलों से कपड़े सील रही थी। उसके 3 नन्हे बच्चे भूख से चहचहा रहे थे। बस बच्चों, अभी मम्मी ड्रेस पूरी कर ले तो खाने को कुछ मिलेगा। मम्मा, ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है, क्या आप इसे बेचेंगी? हाँ मेरी प्यारी बेटी, इसे बेचकर तुम्हारे लिए मीठे फल लाऊंगी। थोड़ी ही देर में टुनटुनी जंगल के बाजार में पहुंचती है। वहाँ मोर, तोता, बुलबुल सभी उसकी डिजाइन देखकर हैरान थे। अरे वाह टुनटुनी, क्या शानदार काम है। ये घास और फूलों से बनी ड्रेस तो असली कला है। मैं अपनी अगली नृत्य प्रस्तुति में यही पहनूंगा। सभी पक्षी ड्रेस खरीदते हैं। टुनटुनी के पास अब कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। अब मेरे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। उसी समय सुंदरी कौवी की एंट्री होती है। एक जलन से भरी चालाक कौवी जो खुद सबसे सुंदर बनना चाहती थी। अरे क्या खास बात है इन घास फूलों में, सब बेवकूफ बन रहे हो। सुंदरी, टुनटुनी की मेहनत है ये, तुम्हें पसंद नहीं तो मत खरीदो, पर जहर मत उगलो। देख लेना, मैं ऐसी चाल चलूंगी कि टुनटुनी कभी कपड़े ना बेच पाए। सुई की जगह कांटे, धागे की जगह बेल और शुरू हो गई मेहनत। पूरी रात बिना सोए टुनटुनी एक सुंदर सी पोशाक बनाती रही। फूलों की झालर, पत्तियों की जाल और तिनकों की बुनाई। जब सूरज उगा तो उसकी पहली किरण उस ड्रेस पर पड़ी, जैसे कोई परी उतर आई हो। क्या बात है टुनटुनी, क्या ये तुमने बनाया है? हाँ, मैंने अपने हाथों से। मैंने सोचा अगर जंगल के सभी पक्षी कुछ नया पहनेंगे तो शायद मुझे भी कुछ कमाई हो जाए। बहन, ये ड्रेस तो कमाल की है, मैं लेती हूँ इसे, मेरी बेटी की सालगिरह आ रही है। धीरे धीरे सब पक्षी इकट्ठा होने लगे। तुमने ये कैसे बनाया है, हमें भी सिखाओ ना टुनटुनी। टुनटुनी की आंखें भर आई। तुम सबको अच्छा लगा तो मेरी मेहनत सफल हो गई। मैंने अपने बच्चों के लिए शुरू किया था ताकि उन्हें भूखा ना रहना पड़े। मेरे पास सोने का पंख नहीं है, ना ही ऊंची उड़ान, लेकिन मेरे पास माँ होने की ताकत है। हर रात मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं। आज पहली बार उम्मीद है कि उन्हें अच्छा खाना मिलेगा। सब पक्षी तालियां बजाते हैं। हम सब तुम्हारे साथ हैं टुनटुनी। तभी सुंदरी कवि दोबारा वहाँ आती है। तिनके और फूल पहनकर कोई सुंदर नहीं होता, ये सब सस्ते नाटक है। टुनटुनी तुम जैसी मामूली चिड़िया फैशन डिजाइनर बन गई। मैंने किसी का हक नहीं छीना सुंदरी बहन, बस अपनी मेहनत बेच रही हूँ। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मत लो, लेकिन किसी की इज्जत मत उछालो। अगले हफ्ते मैं असली डिजाइनर ड्रेस लेकर आऊंगी, फिर देखना कौन खरीदेगा तुम्हारी ये घास फूस वाला डिजाइन। ये कहकर वो उड़ गई, लेकिन अपने पीछे जहर छोड़ गई। उस रात घोंसले में। मम्मा, वो कौवी बुरी थी ना? बेटा, बुरे लोग नहीं होते, बस कुछ दिलों में प्यार कम होता है। मैं किसी से लड़ने नहीं आई, मैं तो बस मेहनत से अपने बच्चों को उड़ना सिखाना चाहती हूँ। मम्मा, क्या हम हार गए? नहीं बेटा, हारते वो है जो रुक जाते हैं। हम फिर बनाएंगे कुछ नया और उससे भी सुंदर।
कुछ दिनों बाद बाजार में सुंदरी कवि आई, चमचमाती मोतियों, विदेशी पंखों और रेशमी कागज की पोशाकों के साथ, महंगी, भारी लेकिन दिखावटी। अरे देखो पक्षियों, ये है असली फैशन डिजाइनिंग ड्रेस। लेकिन पक्षियों ने देखा कि उसके कपड़े असहज हैं, उड़ान में अड़चन है और उनमें कोई आत्मा नहीं। फिर आई टुनटुनी नए डिजाइन के साथ, फूलों से बनी टोपी, बेलों से बनी हुई स्कर्ट और घास से बने हुए गाउन। टुनटुनी की ड्रेस पहनते ही मुझे लग रहा है जैसे पेड़ की पत्ती मुझे गले लगा रही हो। मैं तोड़कर नाचने लगा हूँ। ये पोशाक तो मेरी आत्मा को छू गई। सबने टुनटुनी की ड्रेस खरीदी। सुंदरी कवि का स्टॉल खाली रह गया। सुंदरी कवि अकेली बैठी थी, निराश और गुस्से में। तभी टुनटुनी उसके पास आई। सुंदरी बहन, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। कला तब बनती है जब उसमें आत्मा हो, और आत्मा तब आती है जब दिल में सच हो। तुम भी मेहनत करो, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। सुंदरी कवि का दिल पिघल गया। अरे टुनटुनी, मैं जलन कर रही थी, लेकिन तुमने मुझे माफ कर दिया। एक माँ तब तक हार नहीं मानती जब तक उसका प्यार बांट सकती है। टुनटुनी के हरी घास और फूलों के गाउन के डिजाइन आज पूरे जंगल में मशहूर हो गए। उसने एक छोटी सी फैशन वर्कशॉप बनाई जहां वो दूसरे पक्षियों को कपड़े बनाना सिखाती थी। उसके बच्चे आज तिनकों के ऊपर नहीं, सपनों के पंखों पर उड़ते थे। और सुंदरी कवि, वो अब टुनटुनी की सबसे अच्छी सहायक थी और पहली बार उसने खुद अपनी मेहनत से बनाई एक पोशाक पहनी थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी को छोटा मत समझो। मेहनत, प्यार, आत्मसम्मान से बड़ी कोई शोभा नहीं होती। ये कहानी खूबसूरत जंगल की है जहाँ कई सारे पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की गरीब चिड़िया, जो अकेली ही टूटे फूटे घोंसले में अपना जीवन बसर कर रही थी। इन दिनों जंगल में बरसात का मौसम था। सारे बादल आसमानों में अपने अंदर पानी लिए घूम रहे थे। अरे बाप रे, आसमान में तो कितने काले बादल मंडरा रहे हैं। लगता है आज बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। अब मैं क्या करूं? कहीं बरसात ज्यादा हो गई तो मेरा घोंसला तो पूरा टूट जाएगा। पहले ही मेरा घोंसला कितना टूटा फूटा है। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए, मुझे अपना ठिकाना कहीं और करना होगा। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए जंगल के हर पक्षी के घोंसले में जाती है और हर पक्षी से मदद की गुहार लगाती है, पर कोई भी पक्षी टुनटुनी चिड़िया को अपने घोंसले में पनाह नहीं देता। आखिरकार थक हार कर टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि टुनटुनी चिड़िया का सारा घोंसला टूटकर पानी में बह जाता है। टुनटुनी चिड़िया पेड़ की एक डाली पर बैठी पानी में भीग रही थी। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 14 × 6 कितने होते हैं। अरे बाप रे, कितना ठंडा पानी है। अरे बादलों, क्या आज ही सारे पानी की बरसात करोगे? अरे कोई है क्या? अरे कोई है? मेरी सहायता करो। बारिश का पानी तेजी से आ रहा था। टुनटुनी चिड़िया उस बरसात के पानी में पूरी भीग रही थी। जंगल का कोई भी पक्षी बरसात में उसकी मदद करने को आगे नहीं आया। तब एक बादल उड़ते उड़ते टुनटुनी चिड़िया के पेड़ के पास आता है। टुनटुनी चिड़िया जब उस बादल को देखती है, अरे बाप रे, ये बादल तो मेरे पास ही आ गया। चिड़िया बहन, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं जब से आसमान में उड़ रहा हूँ तो मेरी नजर आप पर पड़ी। मैंने देखा कि आप अकेले इस पेड़ की डाल पर बैठकर बरसात के पानी में भीग रही हो। तो ऐसा क्यों चिड़िया बहन? क्या आपको बरसात लगने में मजा आता है? वो क्या है ना बादल भाई, इस बरसात के पानी से मेरा घोंसला टूटकर इस पानी में बह गया है। अब मुझे अपना सर छुपाने के लिए ना तो मेरे पास कोई घोंसला है, ना ही कोई छत। अरे चिड़िया बहन, अगर आप इसी तरह बरसात के पानी में भीगती रहीं तो आप तो बीमार हो जाओगी। इस जंगल में तो काफी सारे पक्षियों के घोंसले हैं। आप उनमें से एक पक्षियों के घोंसले में चली जाइए ना। बादल भाई, मैंने हर पक्षी से सहायता मांगी, पर किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। क्या? हमने तो सुना था कि पक्षियों में एक दूसरे के प्रति बेहद प्रेम और लगाव रहता है, पर आपकी कोई पक्षी सहायता नहीं करता। ये कैसे हो सकता है? बादल भाई, समय के साथ साथ हर चीज बदलती जाती है।
चिड़िया बहन, आप मजबूत वाली लकड़ियों से अपना घोंसला बना लीजिए ताकि आपको बरसात के पानी से कभी कोई समस्या न आए। बादल भाई, मैंने आपसे कहा ना, समय के साथ साथ हर चीज बदल जाती है। पहले इस जंगल में हर चीज मुफ्त में मिला करती थी, पर जब से दौर बदला है, हर पक्षी ने जंगल का हर इलाका अपने नाम कर रखा है। जहाँ मजबूत लकड़ियाँ हैं, वहाँ कुछ पक्षियों ने डेरा डाल रखा है और वो मजबूत लकड़ियाँ भारी भरकम दामों में बेचते हैं। क्या जंगल में इतने बदलाव हो गए? यहाँ सब कुछ बदल गया है। तो फिर अब आप क्या करोगी चिड़िया बहन? आपका घोंसला बनाना तो बहुत मुश्किल है। बादल भाई, लगता है मेरे भाग्य में यही सब लिखा होगा। बचपन से लेकर अब तक कोई सहारा नहीं मिला, ना ही किसी ने हाथ थामा। अब तो ऐसी समस्या से निपटने की आदत सी हो गई है। चिड़िया बहन, आपको इस तरह तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आप एक काम करिए, आप मेरे ऊपर ही अपना एक छोटा सा घोंसला बना लीजिए। ये कैसे संभव है बादल भाई? हाँ चिड़िया बहन, बिल्कुल संभव है। आपके लिए मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करता हूँ, फिर आप मेरे ऊपर अपना एक घोंसला बना लीजिए। ऐसा करने से आपको न बरसात से कोई तकलीफ होगी, न ही आपको गर्मी लगेगी। आपका जीवन एकदम अच्छे से बीतेगा और इसी बहाने मुझे भी आपका साथ मिल जाएगा। हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे, खूब बातें करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनेंगे। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया के दिल में एक उमंग जाग उठती है और वो उसी बरसात में धीरे धीरे एक एक लकड़ी उस बादल के ऊपर रखती जाती है। जैसे तैसे टुनटुनी चिड़िया अपना घर उस बादल पर बना लेती है और उसमें रहने लगती है। बादल टुनटुनी चिड़िया को लेकर आसमान की ओर निकल पड़ता है। चिड़िया बहन, कैसा लग रहा है आपको बादलों के घर में? बादल भाई, सच कहूँ तो बहुत मजा आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बादल भाई, जो आपने मेरे लिए तो सब किया। रात का समय, चारों ओर अंधेरी भरी रात थी। उसी रात में टुनटुनी चिड़िया अकेले ही अपने जंगल की ओर जा रही थी। अरे, आज तो मुझे बहुत देर हो गई है। माँ भी गुस्से में कब से मेरी राह देख रही होंगी। मुझे जल्दी जल्दी उड़ते हुए जाना होगा, वरना माँ बहुत गुस्सा करेंगी। टुनटुनी चिड़िया तेजी से उड़ते हुए अपने जंगल की ओर बढ़ रही थी। अंधेरा इतना घना था कि सामने आने वाला कोई भी पेड़ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। चिड़िया तेजी से एक पेड़ से टकरा जाती है और वो सीधा एक सुरंग में जा गिरती है। वहाँ अंधेरा इतना था कि ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा सर! अरे, ये मैं कहाँ आ गई? यहाँ तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। टुनटुनी चिड़िया उस भूमिगत सुरंग में घूमती है। उस भूमिगत सुरंग का नजारा देखकर टुनटुनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। वो पूरी सुरंग सोने के खजाने से भरी पड़ी थी। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 15 into 15 कितने होते हैं? अरे बाप रे, इतना सारा खजाना! यहाँ तो चारों ओर सोना ही सोना रखा हुआ है। पर ये भूमिगत सुरंग और ये खजाना, ये सब यहाँ कैसे? टुनटुनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। उस खजाने को देखकर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इतना सारा सोना, सारा खजाना मेरा है। अब मैं सारे खजाने को लेकर अपने घोंसले में चली जाऊंगी। मेरी माँ जब इस खजाने को देखेगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया वहाँ सोने को एक एक करके थैली में भरती जाती है। तभी उसके हाथ एक सोने की पक्षी की मूर्ति लगती है, जो बड़ी ही खूबसूरत मूर्ति थी। वो चिड़िया उस मूर्ति को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये कितनी प्यारी सोने की मूर्ति है। पर इस पर क्या लिखा है? जो कोई इस खजाने को प्राप्त करना चाहता है, जो कोई भी पक्षी इस खजाने को यहाँ से ले जाएगा, उसे अपनी सबसे कीमती चीज गंवानी होगी। तभी वो सही सलामत इस खजाने को यहाँ से ले जा पाएगा और इस खजाने का मालिक बन पाएगा। ये बात पढ़कर टुनटुनी चिड़िया थोड़ी घबरा जाती है। अरे बाप रे, इस मूर्ति पर तो इतनी खतरनाक बात लिखी है। अरे नहीं नहीं, मैं इस खजाने को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। चिड़िया जैसे उस भूमिगत सुरंग के दरवाजे के पास जाती है, वो वहाँ जाकर रुक जाती है और पीछे खजाने को पलटकर देखती है। कितना सारा खजाना है।
यहाँ इस खजाने से तो मैं और मेरी माँ हम दोनों जीवन भर आराम से बैठकर खा सकती हैं। हम अपने जीवन के हर अरमान को पूरा कर सकते हैं। क्या करूँ, ये खजाना लूँ या नहीं? वो मूर्ति पर लिखी बात गलत भी तो हो सकती है ना। ये भी हो सकता है कि ये खजाना जिस किसी का भी होगा उसने जानबूझकर उस मूर्ति पर ऐसी बात लिखी होगी जो कोई भी पक्षी उसे पढ़े तो वो डर के तुरंत इस खजाने के पास से भाग जाए और उसका खजाना सही सलामत यही पड़ा रहे। मैं एक काम करती हूँ, इस खजाने को यहाँ से ले ही जाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया के मन में खजाने के प्रति लालच जाग जाता है और वो उस मूर्ति पर लिखी बात को नजरअंदाज करके उस खजाने का कुछ हिस्सा एक थैली में भर लेती है और अपने घोंसले में अपनी माँ के पास लेकर जाती है। टुनटुनी, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें पता है मेरे मन में कितना डर बैठ गया था कि पता नहीं तुम कहाँ चली गई। अरे माँ, आप चिंता करना छोड़िए, अब हमारी गरीबी वाले दिन दूर होने जा रहे हैं। ये देखिए, इस थैली में क्या है? टुनटुनी चिड़िया उस थैली में रखा सारा खजाना, सोने के जेवर, वो सब अपनी माँ के सामने निकालती है। ये देखकर टूनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे इतना सारा सोना तुम कहाँ से लाई बिटिया? अरे माँ, धीरे बोलिए, अगर किसी पक्षी ने सुन लिया तो पूरे जंगल में इस बात का ढिंढोरा पीट जाएगा कि हमारे पास ये खजाना है। बिटिया बताओ तो सही, ये सब कहाँ से लाई तुम? टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को सारी बात विस्तार से बताती है। अपनी बेटिया की ये बात सुनकर टूनी चिड़िया के होश का ठिकाना नहीं रहता। क्या भूमिगत सोने के खजाने की सुरंग? हाँ माँ, पूरी सुरंग सोने की खजाने से भरी है। आप चलिए मेरे साथ। माँ, हम दोनों सुरंग का सारा खजाना अपने घोंसले में ले आते हैं। इससे पहले कि वहाँ कोई और पक्षी पहुँच जाए, हमें अपने हिस्से का खजाना वहाँ से लेकर आना होगा। टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों बड़ी बड़ी थैलियों लकड़ी गाड़ी लेते हैं और उस अंधेरी भरी रात में उस भूमिगत सुरंग में जाते हैं, जहाँ का खजाना देखकर टूनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। इतना सारा सोना, अरे बाप रे बाप, ये तो पूरी सुरंग ही खजाने से भरी पड़ी है। माँ चलिए, हमें तुरंत इन थैलियों में खजाना भरकर अपने घोंसले में छुपा कर रख के आना होगा। दोनों माँ बेटियों सुरंग से खजाना अपनी अपनी थैलियों में भरती है। इसी तरह दोनों माँ बेटियाँ उस भूमिगत सुरंग से थोड़ा थोड़ा खजाना ले जाकर अपनी लकड़ी गाड़ी पर रख देते हैं। देखते ही देखते सवेरा होने आता है। माँ, अब हम इस सुरंग में नहीं आएंगे। हमने पूरी रात इस सुरंग से खजाना अपनी लकड़ी गाड़ी में रख दिया है। अब सवेरा भी होने वाला है। अगर किसी ने हमें देख लिया तो बेवजह के कई सवाल करेंगे। अरे बिटिया, ये थैलियों का खजाना रखाने के बाद हम एक बार और इन थैलियों में खजाना लेने आएंगे। नहीं नहीं माँ, अब सवेरा हो गया है। अब जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घोंसले से बाहर आ जाएंगे। ऐसे में अगर किसी ने हमें देख लिया तो जितना खजाना हमने पूरी रात में इकट्ठा किया है वो सब हमारे से चला जाएगा। इस बात को लेकर दोनों माँ बेटियों में बहस होने लगती है। देखते ही देखते गहरा उजाला हो जाता है। टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया उन खजानों से भरी थैलियों को एक लकड़ी गाड़ी पर रखकर अपने घोंसले की ओर आने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें हरा तोता और कालू कौवा मिल जाता है। और कहाँ जा रही है दोनों माँ बेटियाँ? इन थैलों में कौन सा खजाना छुपा कर ले जा रही हो? अरे बाप रे, अरे बिटिया, इन दोनों को कैसे पता चला कि हम खजाना ले जा रहे हैं? माँ, लगता है केवल कहावत कह रही है हमसे। अरे चिड़िया बहन, बताइए ना, कहाँ गए थे दोनों माँ बेटी सवेरे सवेरे? तभी टूनी चिड़िया को अचानक से चक्कर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी वही मृत्यु हो जाती है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अरे माँ, क्या हुआ आपको? अरे देखिए ना, मेरी माँ को क्या हो गया? अरे टूनी चिड़िया तो मर चुकी है। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। तभी एक थैली खजाने के नीचे गिर जाती है, जिसमें सारा सोना और वही मूर्ति जिस पर वो बात लिखी थी सब बाहर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर हरा तोता और कालू कौवे के होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ कई सारे पक्षी आ जाते हैं। अरे बाप रे, इतना सारा खजाना! अरे इस मूर्ति पर क्या लिखा है? कालू उस मूर्ति की पूरी बात सारे जंगल के पक्षियों के सामने पड़ता है। ये सुनकर सारे जंगल के पक्षी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या चिड़िया बहन, आपने अपने स्वार्थ के लिए इस खजाने की लालच में आकर अपनी माँ की जान गंवा दी?
सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। उसे अपनी इस हरकत से बहुत पछतावा होता है। लालच जीवन में हमेशा बुरी बला ही है, ये कभी नहीं करना चाहिए। दिसंबर का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अपने बूढ़े कपाते हाथों से जब उसने कफन उठाकर देखा तो जोर जोर से रोने लगी। उसके सामने उसके पति की लाश रखी हुई थी। खेत में मजदूरी कर रहे उसके पति को बिजली का करंट लग जाने के कारण खेत में ही वो तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा बैठा था। हे भगवान, ये तूने हम गरीबों के साथ कैसा अन्याय किया है। तुझे हमारी तकलीफ दिखाई नहीं देती है क्या, जो तूने ऊपर से इतना बड़ा दुख भी दे दिया। अब मैं अपनी बेटी को अकेले कैसे पालूंगी। टूनी चिड़िया की एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था और सहारे के नाम पर टूनी चिड़िया के पास एक गाय थी जिसका नाम गायू था। टूनी चिड़िया गायू का दूध बेचकर अपना और अपनी बेटी टुनटुनी का गुजारा किसी तरह से चला पा रही थी। एक दिन टूनी चिड़िया के पास साहूकार का वसूली भाई आया। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 8 into 8 + 10 कितने होते हैं। अरे टोनी, तेरे पति ने साहूकार से कर्जा लिया था, तेरा पति नहीं रहा तो अब साहूकार का कर्जा तू नहीं चुकाएगी क्या? कर्जा? कौन सा कर्जा? मुझे तो कर्जे के बारे में कुछ भी नहीं पता। पता कैसे चलेगा? पैसे जो देने पड़ेंगे। तेरे पति ने ये घर बनवाने के लिए 2000 रुपए लिए थे। लेकिन मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं हैं। साहूकार जी से कहना कि थोड़े दिन और रुक जाएं, मैं धीरे धीरे करके उनका कर्जा चुका दूंगी। टूनी के कहने पर वसूली भाई वहाँ से चला गया। टूनी के पास रहने के लिए एक कमरे का पक्का मकान था जिसमें वो अपनी बेटी के साथ रहती थी। धीरे धीरे 1 महीना और गुजर गया। जनवरी का महीना आ चुका था। दिन रात बर्फीली हवा चल रही थी। एक दिन साहूकार कड़कनाथ सेठ खुद टूनी चिड़िया के घर आ धमका। अरे टूनी, 1 महीना और गुजर गया लेकिन तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए। तुम लोगों के साथ नरमी क्या दिखा दी तो तुम लोग सर पर चढ़ जाते हो। ला मेरे पैसे निकाल, पूरे 2000 रुपए। बेचारी टूनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के आगे हाथ पैर जोड़ के गिड़गिड़ाने लगी। मालिक, आप तो जानते ही हैं कि पति के जाने के बाद बेटी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। दूध बेचकर भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। सर्दियां गुजर जाने दो मालिक, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगी। क्यों, सर्दियाँ बीत जाने के बाद तेरी लॉटरी लग जाएगी क्या? मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो तुझे अपना ये घर छोड़ना पड़ेगा। टूनी के लाख कहने पर भी कड़कनाथ सेठ नहीं माना। कड़कनाथ सेठ पर तो टूनी की बातों का जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसने अपने गुंडों से कहकर टूनी के घर से उसका सारा सामान बाहर फेंकवा दिया और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ सड़क पर आ गई। टूनी चिड़िया बहुत रो रही थी। माँ को रोता देखकर उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया बोली, माँ, उस सेठ ने हमसे हमारा घर छीन लिया तो क्या हुआ? हम लोग मिलकर अपना नया घर बनाएंगे। टुनटुनी बेटा, अपना घर बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। माँ, हमें पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम सब मिलकर फूस और बांस से अपना घर बना लेंगे। ठीक है टुनटुनी बेटा, अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया मिलकर पूरे जंगल में घूम घूम कर फूस और बांस इकट्ठा करने लगते हैं। जब उनके पास काफी सारे फूस टूटे पास टूटी फूटी लकड़ियाँ इकट्ठा हो गई तो नदी किनारे उन्होंने अपने लिए घर बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर की मेहनत के बाद उनका फूस का घर तैयार हो गया था। दोनों उस घर में रहने के लिए चले गए और अपनी गाय गायू को अपनी फूस की टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बांध दिया। रात में खाना खाकर जब दोनों सोने लगी तो उन्हें बहुत तेज ठंड लगनी शुरू हो गई। माँ, हमारी झोपड़ी में तो बहुत ज्यादा ठंड है। बाहर की ठंडी हवा झोपड़ी के अंदर ही आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड के मारे मेरी जान ही चली जाएगी। दरअसल फूस की झोपड़ी होने के कारण झोपड़ी में जगह जगह पर छेद थे जिससे होकर बर्फीली हवा झोपड़ी के अंदर आ रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया ने टूनी से कहा, माँ, बस आज रात की बात है, कल इस ठंड का भी कुछ इंतजाम करेंगी। किसी तरह से दोनों ने रात गुजारी। अगली सुबह, माँ,
हमारी गाय जो गोबर देती है ना, वो हमारे बड़े काम का है। उस गोबर से हम अपनी फूस की झोपड़ी को चारों तरफ से ढक देंगे और हम अपने घर को गोबर का घर बना देंगे, जिससे बर्फीली हवा हमारे घर के अंदर नहीं आएगी। अब टुनटुनी चिड़िया ने अपनी गाय की गोबर को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने गोबर में थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा पानी मिलाकर उसका गाढ़ा घोल तैयार कर लिया और अपने नन्हे हाथों से अपने फूस के गोबर से बना लेप लगाने लगी। टुनटुनी चिड़िया के इस काम में टूनी चिड़िया भी उसकी मदद करने लगी। शाम तक उन दोनों ने लेप लगाकर घर तैयार कर लिया था और इस तरह टूनी चिड़िया का गोबर का घर बनकर तैयार था। वो दोनों अपने गोबर के घर को देखकर बहुत खुश थे। बेटा, गोबर का लेप लगाने के बाद अब हमारा घर कितना गर्म हो गया है ना। अब घर के अंदर ठंडी हवा भी नहीं आ रही। ये सब तेरे दिमाग का कमाल है। नहीं माँ, ये सब हमारी गायों के कारण हो सका है। अगर गायों हमारे साथ नहीं होती तो शायद मैं गोबर का घर बनाने के बारे में नहीं सोच पाती। गायों के गोबर के कारण ही हम सब गोबर के घर में रह रहे हैं। हाँ टुनटुनी बेटा, हमारा गोबर का घर पूरे जंगल में सबसे अलग है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि जिस गोबर से उपले बनाते हैं उसी गोबर से हम घर भी बना सकते हैं, और वो भी बिना पैसे खर्च किए। धीरे धीरे टूनी चिड़िया के गोबर के घर की चर्चा पूरे जंगल में होने लगी। इस तरह दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन उस घर में बिताने लगती है। कालू कौवा आम वाला अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और अपनी बेटी बुलबुल के लिए जब वो आम लाता था तो बड़े बड़े आम को छाट कर अलग रख लेता था और उन्हें आराम से बैठकर खाता था। एक दिन कालू कौवा अपनी दुकान पर बैठा आम बेच रहा था। अरे वाह कालू भाई साहब, बड़े ही अच्छे आम दिख रहे हैं। जरा मेरे लिए आम तो पैक करना। हाँ बंटी भाई, जरूर लीजिए ना। मैं अभी आपके लिए 2 किलो आम पैक कर देता हूँ। कालू कौवा जल्दी छोटे वाले आम पैक करके बंटी कबूतर को देने लगता है। अरे अरे कालू भाई, क्या कर रहे हो? छोटे आम मत दो, मुझे ये बड़े वाले आम दो ना। अरे बेफिक्र रहो बंटी भैया, मैं तुम्हें अच्छे और मीठे आम ही दे रहा हूँ। वो बड़े आम तो बस देखने में सुंदर लग रहे हैं, मीठे तो ये छोटे वाले आम ज्यादा होते हैं। ये वाले आम ले जाओ और देखना कल दोबारा फिर यही वाले आम लेने आओगे। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, दे दो। कालू कौवा बंटी कबूतर को छोटे छोटे आम पैक करके दे देता है और बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 7 into 7 + 3 कितने होते हैं। जल्दी से अपने ये बड़े वाले आमों को छुपा कर रख देता हूँ, वरना अभी और कोई ग्राहक आया तो वो भी ये बड़े आम मांगेगा। कालू कौवा जल्दी से अपने बड़े आमों को छुपा कर रखने लगता है। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आती है। अरे कालू भाई, जरा मुझे ये बड़े वाले 2 किलो आम तो देना। और तुम ये आमों को नीचे क्यों छुपा कर रख रहे हो? सामने रखो तो लोग इसे जल्दी खरीदेंगे और तुम्हारे आम जल्दी बिक जाएंगे। अरे टूनी बहन, क्या बताऊं, ये बड़े वाले आम कोई नहीं खरीदता क्योंकि ये ज्यादा मीठे नहीं होते हैं, इसलिए मैं इन्हें उठाकर नीचे रख रहा हूँ और ये अच्छे ताजे वाले आम ऊपर रख रहा हूँ। क्या कह रहे हो कालू भैया? ये बड़े वाले आम तो बड़े ही अच्छे होते हैं। अरे टूनी बहन, ये आम काफी महंगे होते हैं और मीठे भी उतने नहीं होते, इसलिए इसे कोई नहीं खरीदता। कोई बात नहीं भैया, आप परेशान मत हो, मैं आपके ये आम खरीद लूंगी। लाइए मुझे ये सारे आम दे दीजिए। कालू कौवा टूनी चिड़िया की बात सुनता है कि टूनी चिड़िया उसके छुपाए हुए सारे बड़े आम खरीदने की बात कर रही है, तो कालू अपने मन में सोचता है, अरे ये टूनी चिड़िया तो मेरे बड़े आमों के पीछे ही पड़ गई है। अब मैं इसको अपने ये इतने मीठे और रसीले आम नहीं बेच सकता। इतने सारे बहाने तो बना दिए, लेकिन ये है कि मान ही नहीं रही। अब मैं क्या करूं? अरे क्या हुआ कालू भैया, आप क्या सोचने लगे? चलिए मुझे ये सारे बड़े वाले आम पैक करके दीजिए ना। क्या दाम है इनके? ज्यादा नहीं, बस थोड़े से महंगे हैं। ये 200 रुपए किलो वाले आम हैं। क्या बात है कालू भैया, अब मुझे समझ में आया तुम्हारे आम कोई क्यों नहीं खरीद रहा है। अरे इतने महंगे आम कौन ही खरीदेगा? और ये छोटे वाले आम कैसे दिए? ये छोटे वाले आम ये तो 80 रुपए किलो हैं। तो फिर ठीक है भैया, यही वाले आम मुझे दे दो। मैं भी तुम्हारे ये बड़े वाले आम नहीं खरीदूंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो टूनी बहन, ये लो अपने 80 रुपए किलो वाले आम। इसी तरह कालू कौवा अपने बड़े वाले आम के लालच में उन्हें नीचे छुपा कर रख लेता है और किसी भी ग्राहक को नहीं बेचता। शाम को जब कालू कौवा वापस अपने घर जाता है तो बड़े वाले आम को अपने साथ घर लेकर आता है और अकेले ही वो बड़े वाले आम को खाने लगता है। तभी कालू कौवे की बेटी बुलबुल अपने पापा के पास आकर बैठ जाती है।
पापा मुझे भी ये बड़ा वाला आम खाने को दीजिए ना। तुम लोगों से मैंने कितनी बार कहा है कि बाहर छोटे वाले आम की पेटी रखी है, जाओ उसमें से जाकर जितने भी आम खाने हैं खा लो, लेकिन मैं ये अपने बड़े वाले आम में से तुम में से किसी को भी नहीं दूंगा। अरे यहाँ तक कि मैंने अपने ग्राहकों को भी ये वाले आम नहीं बेचे। और तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं ये खाने के लिए तुम लोगों को दे दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। कालू कौवे को बुलबुल पर इस तरह चिल्लाता हुआ देखकर कालू की पत्नी टुनटुनी चिड़िया कालू के पास आती है। अरे ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने जो तुम इसके ऊपर इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? मम्मी मैंने तो पापा से सिर्फ ये बड़ा वाला आम खाने के लिए मांगा था, लेकिन पापा ने मुझे डांट दिया। देखो टुनटुनी, मुझे मेरे आम खाने के बीच में कोई भी परेशान करे मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम और बुलबुल अभी के अभी यहाँ से जाओ और मुझे आराम से मेरे आम खाने दो। मैंने बहुत पक्षी देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा आम का इतना बड़ा लालची पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा, जो आम के लालच में अपनी बीवी और बच्चों पर इस तरह चिल्लाए। हाँ हाँ, मैं हूँ आम का लालची और मैं अपने आम के लालच को कभी खत्म नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आम बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो भी ये बड़े वाले रसीले आम। इन्हें तो मैं अपने ग्राहक तक को नहीं देता, तो तुम लोगों को क्या खाक दूंगा? ये आम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हैं और इन्हें सिर्फ मैं ही खाऊंगा। कोई मुझे आम का लालची कहे या कुछ भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लालच किसी भी चीज का हो, इतना लालच करना अच्छी बात नहीं होती। और तुम्हारा ये आम का जितना लालच है ना, देखना एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ बुलबुल के पापा, अपनी आम के लालच को तुम कम कर लो। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपने पति के कमरे से बाहर निकल आती है। टुनटुनी के जाने के बाद कालू कौवा आराम से बैठकर अपने आम को खाने लगता है। फिर कालू कौवा अपनी दुकान पर वापस जाता है और फिर से वही छोटे छोटे आमों को बेचने लगता है। तभी बंटी कबूतर वहाँ आ जाता है। कालू भाई साहब, तुम ऐसा करोगे क्या? मैं तुम पर इतना भरोसा करके ये छोटे वाले आम लेकर गया था और ये आम तो बिल्कुल भी मीठे नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हो बंटी भैया, मैंने तो तुम्हें अच्छे आम दिए थे और कल से मैंने कितने आम बेचे हैं और कोई तो शिकायत लेकर आया नहीं, सिर्फ तुम ही शिकायत लेकर आए हो। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया भी आ जाती है। वाह कालू भैया वाह, तुमने मुझे कितना अच्छा बेवकूफ बनाया। बड़े वाले आम तो तुमने दिए ही नहीं, ऊपर से मुझे ये फीके फीके आम पकड़ा दिए। मुझे ये आम नहीं चाहिए, लो रखो अपने आम और मुझे मेरे पैसे वापस करो। हाँ हाँ कालू भैया, मुझे भी आम नहीं चाहिए। चलो ये आम वापस ले लो और मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। ऐसा कहाँ होता है कि मैं पैसे वापस कर दूंगा? अगर मैं सबको ऐसे ही पैसे वापस करने लगा तो मेरे आम का धंधा तो चौपट हो जाएगा और मैंने तो तुम्हें अच्छे आम दिए थे, पैसे वैसे कुछ वापस नहीं दे पाऊंगा। तो फिर ठीक है, पैसे ना दो कालू भैया, तुम्हारा धंधा तो वैसे भी चौपट हो गया समझ लो। मैं पूरे जंगल में ये बात फैला दूंगा कि तुम अच्छे अच्छे आम अपने लिए रख लेते हो और हम सबको खराब आम पकड़ा देते हो। फिर देखना पूरे जंगल में कोई भी तुमसे आम नहीं खरीदेगा। हाँ बंटी भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखना मैं भी पूरे जंगल में ये बात फैला दूंगी कि तुम सबसे खराब आम बेचते हो, फिर कोई भी तुमसे आम नहीं खरीदेगा। अब बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया पूरे जंगल में बात फैला देते हैं कि कालू कौवा खराब आम बेचता है, उससे कोई भी आम मत खरीदना। जंगल का कोई भी पक्षी कालू से आम नहीं खरीदता। कालू कौवा अपने घर जाता है और उदास बैठ जाता है। क्या हुआ, इतने परेशान काहे बैठे हो बुलबुल के पापा? अरे तुम सही कह रही थी टुनटुनी, मुझे मेरे लालच का फल मिल गया। मुझे आमों को लेकर इतना लालच नहीं करना चाहिए था। मेरा आम बेचने का धंधा तो चौपट हो गया। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगा और अपने आम को लेकर इतनी लालच नहीं करूंगा। इस तरह लालची कौवे को उसके लालच का फल मिल जाता है। एक बड़े से जंगल में भूरी नाम की सांवली चिड़िया रहती थी। भूरी के पिता का देहांत हो चुका था। भूरी चिड़िया अपनी माँ के साथ अपने घर में रहती थी और मजदूरी करके अपना गुजर बसर करती थी। एक दिन भूरी को अपने बचपन की सहेली टुनटुनी चिड़िया मिलती है। टुनटुनी दिखने में बहुत ही सुंदर थी, इसलिए टुनटुनी की शादी बहुत छोटी सी उम्र में ही हो गई थी। वहीं भूरी के सांवले रंग की वजह से कोई भी चिड़िया भूरी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं होती थी। अरे पूरी, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या बताऊँ टुनटुनी, मेरे पापा का निधन हो गया। उसके बाद से मैं अपनी माँ के साथ यही मजदूरी करने आती हूँ। चल अच्छा है, मुझे अपने घर ले चल। मुझे आंटी से कुछ बात करनी है तेरे बारे में। मेरे बारे में तुझे क्या बात करनी है?
हाँ हाँ बताऊंगी, पहले घर तो चल। अच्छा ठीक है, चल और बता, तेरे ससुराल वाले कैसे हैं? सब अच्छे हैं, मुझे बड़ा ही प्यार करते हैं। ऐसे ही बातें करते करते टुनटुनी भूरी के घर पहुंच जाती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 60 - 20 कितने होते हैं। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे टुनटुनी बिटिया, तुम यहाँ आओ आओ और बताओ कैसा आना हुआ। आंटी जी, मुझे आपसे भूरी की शादी के बारे में कुछ बात करनी थी। मेरे पति के एक दोस्त है, उनका नाम कालू है। कालू भैया ने भूरी को मेरी शादी के टाइम पर देखा था और उन्हें भूरी बहुत ही पसंद है और वो भूरी से शादी करना चाहते हैं। अगर आप कहें तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। हाँ बिटिया, इससे अच्छी क्या बात है। मैं तो चाहती ही हूँ कि मेरी भूरी को भी एक अच्छा सा जीवन साथी मिल जाए। लेकिन टुनटुनी, कालू को भूरी के रंग से कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं आंटी, कालू भैया को भूरी के रंग से कोई परेशानी नहीं है। उन्हें तो भूरी बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेकिन कालू भैया भूरी से कल की कल ही शादी करना चाहते हैं। ठीक है टुनटुनी बिटिया, अगर तुम कह रही हो तो मैं अपनी भूरी का हाथ कालू को देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम गरीब लोग हैं, ज्यादा कुछ दे नहीं पाएंगे। कालू को ये बात तो पता है ना? हाँ आंटी, मैंने कालू भैया को सब बता दिया है। कालू भैया ने तो यहाँ तक कहा कि वो भूरी के साथ कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैं उनको बुलाकर कल ही भूरी की कोर्ट मैरिज करवा देती हूँ। बताइए आंटी, कैसा रहेगा? हाँ टुनटुनी बिटिया, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगले दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया भूरी को लेकर कोर्ट आती है और कालू भी आ जाता है। टुनटुनी कालू और भूरी की कोर्ट मैरिज करवा देती है और कालू बड़ी ही खुशी खुशी भूरी को अपने साथ अपने घर लेकर चला जाता है। कालू जैसे ही अपने घर पहुंचता है, कालू की माँ भूरी को देखकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है। कालू, ये तू कैसी काली कलूटी सांवली बहू को लेकर आया है? मैंने तुझसे कहा था ना कि कुछ दिन रुक जा, मैं तेरे लिए चांद सी सुंदर बहू ढूंढ लूंगी। लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। मुझे कोई चांद से दिखने वाली पत्नी नहीं चाहिए। मेरी भूरी भले ही सांवली है, मगर दिल की बहुत अच्छी है और मैं अपनी भूरी से बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें भी इसे अपनी बहू स्वीकार करना होगा। मैं इस काली कलूटी दिखने वाली चिड़िया को अपनी बहू नहीं स्वीकार करूँगी, चाहे तू कुछ भी कर ले। भूरी चिड़िया अपनी सास की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे भूरी, तुम मत रो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर माँ तुम्हें बहू के रूप में नहीं स्वीकार करेंगी तो मैं तुम्हें कहीं और लेकर चला जाऊँगा। सुंदरी कौवे जैसे ही कालू की ये बात सुनती है, नहीं कालू बेटा, ऐसा मत बोल। तू अपनी बूढ़ी माँ को यूँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक है माँ, रोना बंद करो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन तुम भूरी के साथ जरा भी बुरा बर्ताव मत करना और उसे सांवली या काली कलूटी मत कहना। हाँ बेटा, मैं भूरी को बहुत प्यार करूँगी, उसे जरा भी बुरा भला नहीं कहूँगी। भूरी अपनी सास की बात सुनकर खुश हो जाती है और अपने पति के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सुंदरी कौवी अपने मन में सोचती है, पता नहीं कब तक मुझे इस काली कलूटी चिड़िया को अपने घर में रखना पड़ेगा। मुझे कोई सुंदर सी चिड़िया मिल जाए तो मैं अपने कालू की शादी उसके साथ करवा दूं। तभी सुबह सुबह कालू की मौसी हरी तोती कालू के घर आती है। अरे सुंदरी दीदी, कैसी हो और मेरा कालू कहाँ है? हरी, आज तुम यहाँ कैसे आ गयी? कालू तो काम से जंगल गया है। भूरी चिड़िया मौसी के लिए चाय लेकर आती है। नमस्ते मौसी जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बहू, तू कैसी है? अब आप दोनों नाश्ता कीजिए, मैं खाना बनाने किचन में जा रही हूँ। क्या सुंदरी दीदी, ये कैसी सांवली सी बहू लेकर आई हो? मेरा कालू कितना अच्छा है। तुम्हें यही काली कलूटी चिड़िया मिली थी क्या मेरे कालू के लिए? क्या बताऊं बहन, ये कालू ही है जिसे ये काली कलूटी चिड़िया पसंद आ गई। मैं थोड़ी ना शादी करवाने गई थी, कालू ने तो इसके साथ कोर्ट मैरिज करी है। सुंदरी दीदी, मैं तो कहती हूँ तुम इस काली कलूटी चिड़िया को मार दो और कालू की दूसरी शादी करवा दो किसी सुंदर चिड़िया के साथ। दीदी, क्यों न इस भूरी के खाने में जहर मिलाकर दे दूं और जब ये मर जाएगी तब तो कालू दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तभी कालू कौवा घर वापस आ जाता है और दोनों की बातें सुन लेता है। मौसी, क्या कह रही है आप? मेरी भूरी को जान से मारने के लिए कह रही है? मैं तो आपको कितना अच्छा समझता था, लेकिन आप मेरा बसा बसाया घर तोड़ना चाहती हैं। कालू बेटा, तू तो अपने काम पर चला गया था ना, तो वापस कैसे आ गया?
मैं अपने खाने का टिफिन भूल गया था तो वही लेने आया था, लेकिन अच्छा ही हुआ जो मैं टिफिन लेने वापस आया। कम से कम आप दोनों की काली करतूतें तो सामने आ गई। अगर मैं नहीं आता तो आप दोनों ने मेरी भूरी को जान से मारने का पूरा प्लान बना लिया था। नहीं कालू, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं ऐसा नहीं बोल रही थी। बस चुप हो जाओ मौसी, मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है। तुम्हें तो मैं पुलिस के हवाले करके ही रहूँगा। हरी तोती जैसे ही पुलिस का नाम सुनती है तुरंत कालू के घर से भाग जाती है। मैं यहाँ नहीं रहूँगा। नहीं कालू बेटा, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन कालू अपनी माँ की बात नहीं सुनता और अपनी पत्नी भूरी के साथ अपने घर से बाहर निकल आता है और वो जंगल हमेशा के लिए छोड़ देता है। भूरी और कालू दूसरे जंगल में जाकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ये कहानी खूबसूरत से जंगल की है जहाँ कई सारे पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की गरीब चिड़िया जो अपनी बूढ़ी माँ टोनी चिड़िया के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ की दवाई लेने जंगल के एक बंटी कबूतर के पास आती है। वहाँ जंगल के दो छिछोरे पक्षी बाज और कालू कौवा भी खड़े थे। भाई, मेरी माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। क्या मुझे उधार दवाइयाँ दे सकते हैं? मैं आपको थोड़े दिनों में ही पैसे दे दूंगी। क्षमा करना चिड़िया बहन, पर हम किसी को उधार दवाइयाँ नहीं देते। अगर आपके पास पैसे हो तो बोलिए, पर न जाइए यहाँ से चिड़िया बहन। भाई, कुछ गरीब की सहायता कीजिए। थोड़ा तो मुझ पर विश्वास रखिए। मेरी माँ की तबीयत बेहद नासाज है, उन्हें दवाइयों की सख्त जरूरत है। एक बार कहा ना चिड़िया बहन, पैसे हो तो बोलिए, वरना जाइए यहाँ से आप। जैसे यहाँ हजारों पक्षी आते हैं, अगर मैं हर किसी को उधार देने लगा तो मुझे तो अपनी दवाइयों की दुकान बंद करके घोंसले में रहने की नौबत आ जाएगी। फिर चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। तभी कालू कौवा और बाज दोनों पक्षी ये सब देख रहे होते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 17 into 3 कितने होते हैं। बाज भाई, चलो अपना काम शुरू करते हैं। कालू कौवा और बाज दोनों मिलकर जहरीली दवाइयाँ लेते हैं और टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया उसी रास्ते से ही उड़ती चली जा रही थी। रुकिए रुकिए चिड़िया बहन। अरे, आप दोनों कौन हैं? चिड़िया बहन, जब आप अपनी माँ के लिए उस बंटी कबूतर से दवाइयाँ मांग रही थी, तब हम दोनों वहीं खड़े थे। ये लीजिए आपकी माँ के लिए दवाइयाँ। ये दवाइयाँ हम दोनों ने अपने पैसों से ली हैं और आपको इस दवाई के कोई भी पैसे नहीं देने हैं। ये हमारी ओर से तुम्हारी माँ के लिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पक्षियों, आपने मुझ गरीब की बड़ी सहायता की है। टुनटुनी चिड़िया भावनाओं में बहकर बिना देखे ही उन दवाइयों को लेकर अपने साथ अपने घोंसले में आ जाती है और आते ही अपनी माँ को वो जहरीली दवाइयाँ खिला देती है। दवाई खाने के बाद ही टूनी चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। तभी कालू कौवा बाज जंगल के कुछ पक्षियों को बाहर लेकर आते हैं और टुनटुनी चिड़िया के बारे में सारे पक्षियों को अनगिनत झूठी कहानियाँ बनाकर भड़का देते हैं। हाँ हाँ पक्षियों, हम दोनों ने खुद अपनी आँखों से देखा है। इस टुनटुनी चिड़िया ने उस बंटी कबूतर की दुकान से जहरीली दवाइयाँ ली और अपनी माँ को दवाई खिला दी ताकि उसकी माँ इस संसार से चली जाए। अपनी माँ की बीमारी से तंग आकर इस टुनटुनी चिड़िया ने अपनी ही माँ की जान ले ली। ये सब झूठ है पक्षियों। ऐसी चिड़िया का इस जंगल में रहना बेहद खतरनाक है। जब ये अपनी माँ की जान ले सकती है तो ये किसी को भी नुकसान पहुँचा सकती है। मैं तो कहता हूँ इस चिड़िया को मार मार कर इस जंगल से बाहर निकाल दो। सारे पक्षी ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया को मारने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया सारे पक्षियों को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी पक्षी यकीन नहीं करता और उसे सभी पक्षी मारने लगते हैं। तभी अपनी जान बचाकर टुनटुनी चिड़िया तेजी से उड़ते हुए जाती है और एक आम के पेड़ के ऊपर जाकर छुप जाती है। भाई, वो चिड़िया इसी आम के पेड़ के पास आई है, उसे कैसे भी करके जान से मारना होगा। अगर उसने हमारी सच्चाई किसी को बता दी तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। कालू, तू बात तो सही कह रहा है, पर वो चिड़िया कहाँ गायब हो गई? वो इसी आम के पेड़ के अंदर कहीं छुपकर बैठी है। चलो उसे देखते हैं। दोनों पक्षी उस विशाल आम के पेड़ के अंदर जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया को तलाश करने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया डाली के पीछे छुपकर बैठ गई थी और कांप रही थी। तभी बाज टुनटुनी चिड़िया को डाली के पीछे देख लेता है। कालू भाई, वो देखिए, वो चिड़िया उस डाली के पीछे छुपकर बैठी है। कालू कौवा बाज दोनों टुनटुनी चिड़िया के पास जाने लगते हैं
तभी वो आम का पेड़ अपनी एक मोटी वाली डाली से कालू कौवे और बाज दोनों की पिटाई करता है। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, अरे बचाओ रे, अरे ये पेड़ कैसे मार रहा है हमें? टुनटुनी चिड़िया ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे बाप रे, ये आम का पेड़ कैसे इन पक्षियों को मार रहा है? ये सब कैसे हो रहा है? कालू और बाज दोनों और तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं। अरे बाप रे, ये आम का पेड़ तो बहुत खतरनाक लग रहा है। इससे पहले कि मुझे भी मारना शुरू कर दे, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी वो आम का पेड़ टुनटुनी चिड़िया को आवाज लगाता है। चिड़िया बहन, मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने जब देखा कि तुम उन दोनों पक्षियों की वजह से जान बचाकर मेरे अंदर आकर छुप गई थी, ये देखकर मैंने उन दोनों पक्षियों को पीटा ताकि वो यहाँ से भाग जाएं और तुम सुरक्षित रह सको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ भाई। कम से कम आप तो इस जंगल में है जो मेरे से हमदर्दी कर रहे हैं, वरना जंगल के सारे पक्षी मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। क्यों चिड़िया बहन? तभी टुनटुनी चिड़िया आम के पेड़ को सारी बात विस्तार से बताती है। आम का पेड़ जब टुनटुनी चिड़िया की सारी दास्तां सुनता है तो उसे बड़ा रोना आता है। चिड़िया बहन, आपकी बात सुनकर तो मेरी आंखें ही भर आईं। आपके साथ इतना सब हो गया, ये सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। पेड़ भाई, इस जंगल का एक भी पक्षी मेरी बात नहीं सुन रहा। अब मैं क्या करूं? मुझे मेरी माँ की अंतिम विदाई करने का भी अवसर नहीं मिला। उन दोनों पक्षियों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई चिड़िया बहन? वरना तो मैं उन दोनों पक्षियों को यही जान से मार देता। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है चिड़िया बहन। आप मेरे ऊपर अपना हौसला बना लो और यहीं रहो। आपको यहाँ किसी बात का खतरा नहीं होगा। पेड़ भाई, अगर फिर से वो पक्षी मुझे मारने यहाँ आ गई तो? चिड़िया बहन, अब मैं आपका दोस्त हूँ। आने दो उन दोनों पक्षियों को। मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। अब आप यहाँ आराम से रहो। आम का पेड़ तुरंत अपनी एक डाली पर एक बड़ा सा घोंसला बना देता है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया आम के पेड़ के ऊपर उस घोंसले में रहने लगती है और उसी आम के पेड़ के आम खाकर अपनी बाकी जिंदगी खुशी खुशी गुजार देती है।